अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हुमायूं कामरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्स विद एज के। आज के इस अवेयरनेस सेशन का टॉपिक है द इम्पोर्टेंस ऑफ डायग्नोस्टिक असेसमेंट एंड कॉमन मैल प्रैक्टिसेस रिगार्डिंग ऑटिज्म एंड अदर लर्निंग एंड कम्युनिकेशन चैलेंजेस। और आज की हमारी गेस्ट हैं मिस फाइजा इनाम, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं। इनके साथ हम पहले भी दो सेशन कर चुके हैं, एक इनके सेंटर से रिलेटेड और दूसरा एकोथेरेपी के बारे में। इन दोनों का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा अगर आप देखना चाहें। तो चलते हैं हम आज के सेशन की तरफ। तो मिस फाइजा इनाम, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन और वेलकम अगेन टू आवर चैनल। और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि हमें ये पता लगा है कि आपके सेंटर में कुछ रिसर्च वगैरह भी आप लोग कर रहे हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि वो रिसर्च क्या है, किस बारे में है, एंड देन वी मूव ऑन टू स्पेसिफिक टॉपिक। थैंक यू सो मच हुमायूं फॉर इनविटेशन। और एग्जैक्टली डिफरेंट रिसर्चेज जो हैं इस वक्त हमारे ब्रांच में, स्टेसिसल की जो पीडब्ल्यूडी ब्रांच है स्पेसिफिकली वहाँ पे चल रहा है। इसमें तीन चार चीज़ें जो हैं वो बड़ी इस वक्त इम्पॉर्टेंट हैं और वो मैं नोटिस करी हूँ कि जिसकी वजह से बच्चों में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। ऑन द टॉप इट इज़ डेफिनेटली इकोथेरेपी है, अगेन जिसपे हम पूरी एक वीडियो डिटेल कर चुके हैं और उससे बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे जो हैं वो बेनिफिट ले रहे हैं, जिसमें हमने डिटेल बताया कि डॉक्टर रांझा एंड देन नस्ट की कोलैबोरेशन से ये प्रोजेक्ट चल रहा है। तो करेंटली एक तो वो बच्चे नजर आ रहा है हमें, बहुत अपेरेंट रिजल्ट नजर आ रहा है उन बच्चों में जो सिर्फ ट्रेडिशनल थेरेपी में इन्वॉल्व थे और साथ साथ जो बच्चे इकोथेरेपी के प्रोसीजर के साथ चल रहे हैं डॉक्टर शहबाज रांझा की सारी गाइडेंस के साथ। सेकेंडली जो एक चीज हम लोग अभी लेके चल रहे हैं वो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर मॉड्यूल है जिसको हम अपनी ट्रेडिशनल जो थेरेपी है उसमें उसका इंक्लूजन किया है और जिसकी वजह से हमारे लिए एज ए थेरेपिस्ट काम करना और बच्चों को एक लेआउट की तरफ लेकर चलना बड़ा आसान हुआ है। दिस इज द सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग जो इस वक्त चल रही है वो ये है कि एक एलिमेंट है दैट इज वी कॉल सल्फोराफीन। सल्फोराफीन अगेन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इट इज नेचुरली प्रेजेंट इन ब्रोकली। फूड आइटम से रिलेटेड डिफरेंट चीजें, हम जब कहते हैं कि बच्चे कम्युनिकेशन डिसऑर्डर का शिकार हैं तो बायोमेड एक कॉमन प्रैक्टिस है। बायोमेड की कॉमन प्रैक्टिस में जो पेरेंट्स अवेयर हैं इन लफ्जों से, उन्हें पता है कि वो मल्टीविटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स के कॉम्बिनेशन के साथ अपने बच्चे की जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है उसको कवर अप कर रहे होते हैं। अब सल्फोराफीन ब्रोकली स्प्राउट्स में मैक्सिमम पाया जाता है। अब इस वक्त आई एम लिंक्ड विद सर्टेन पेरेंट्स जो कि अपने बच्चों को नेचुरल ब्रोकली स्प्राउट्स खुद उगा के बताएगा। ये कहीं मार्केट में सल्फोराफीन इस तरह अवेलेबल नहीं है और इसमें हमने जब रिसर्च किया और पढ़ा तो पता चला कि सल्फोराफीन आप विटामिन फॉर्म में दे भी नहीं सकते। मतलब अगर कोई कंपनी क्लेम कर रही है कि जी सल्फोराफीन के कैप्सूल्स हैं और हम आपके बच्चे को देते हैं, जिससे आपके जो बच्चे की ब्रेन एबिलिटी है, कम्युनिकेशन की एबिलिटी है, लर्निंग की एबिलिटीज हैं वो इंप्रूव होंगी, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर जब आप सल्फोराफीन को इनटेक करते हैं और स्टमक में वो जा रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं है जब तक हमारे नेचुरली मुंह में सल्फोराफीन को च्यू होना है और उस च्यूइंग का एंजाइम जो हमारे मुंह में रिलीज हो रहे हैं उसके साथ बाकायदा केमिकल बाउंडिंग होती है, देन इट इज लाइक उसका कोई इफेक्ट होता है। तो ये इस वक्त कुछ बच्चों के साथ मैं इस स्टडी को देख रही हूँ। फिर हम एक और चीज देख रहे हैं कि बच्चों में कॉमन जो डेफिशिएंसीज हैं उसमें नींद का इम्पैक्ट इन्फेंसी से लेके बड़ी एज तक के बच्चों के, और उसको नेचुरली हम कहते हैं कि मेलाटोनिन की डेफिशिएंसी है और मेलाटोनिन को नेचुरली कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। तो वो कुछ हम लोगों ने तरीकाकार, कुछ रेमेडीज सर्च की हैं जिसपे अभी हम पेरेंट्स को उस पर गाइड कर रहे हैं और आगे पेरेंट्स को बताते हैं कि आप ये सब चीजें करें तो इससे चीजें बेहतर हो जाती हैं। राइट। अच्छा, तो हमारे जो टॉपिक था उसका सेकंड पार्ट था कॉमन मैल प्रैक्टिसेस का। तो हमें ये बताइए कि ये कॉमन मैल प्रैक्टिसेस हैं कौन कौन सी जो आप ऑब्जर्व किए हैं, और दूसरा क्या इन द पास्ट आप भी उन प्रैक्टिसेस का पार्ट किसी हद तक रही हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा एलैबोरेट करें। एक्चुअली हुमायूं हो ये रहा है कि हमारे यहाँ जो बच्चा भी बोल नहीं रहा, वो बोला नहीं
और अपने जो कम्युनिकेशन के माइलस्टोन्स उनको अचीव नहीं कर पा रहा, तो उसको फौरन एक लेबल कर दिया जाता है कि दैट इज एन ऑटिस्टिक चाइल्ड। और ये इज सो कॉमन नाउअडेज कि इवन हमारे जब अपनी ओपीडी हो रही होती है और उसमें हम जब बच्चों को इंटर होते देखते हैं, तो एवरी पेरेंट सेज कि हमने वहां से कंसल्ट किया, हम आई डोंट वांट टू नेम एनीबॉडी, मगर बहुत सारे लोगों के साथ कंसल्टेंसी के बाद उनके पास जहन में एक ही चीज होती है कि फलाने ने भी कह दिया कि जी नाउ योर चाइल्ड इज ऑटिस्टिक, उसने भी कह दिया ऑटिस्टिक। एंड अगेन जो एक बहुत कॉमन चीज देख रहे हैं कि हमारे पास जब पेरेंट्स आ रहे हैं तो उनके बच्चों की एज जो होती है वो या तो 2.25 साल होती है या 2.5 साल होती है। एट दिस एज आप ऑटिज्म को लेबल भी नहीं कर सकते कि इट्स एन ऑटिस्टिक साइन। एंड देन ऑटिज्म से मिलते जुलते सारे फीचर्स इस चीज की तरफ इंडिकेशन नहीं देते। सो हम क्या देख रहे हैं कि अगर एक बच्चा जो कि सुन नहीं रहा, समझ नहीं रहा, मेरा मतलब वो नहीं है कि उसकी लिसनिंग, उसकी हेयरिंग इम्पेयर्ड है, नो हेयरिंग इम्पेयरमेंट की बात नहीं हो रही, वो फोकस नहीं है, उसका अटेंशन स्पैन नहीं है। तो एक बहुत कॉमन चीज जो हमें नजर आ रही है उसका ना होना, उसका अटेंटिव ना होना, उसके पीछे एक रीजन ये है कि उसके कानों का प्रेशर डिस्टर्ब है या उसके कानों के अंदर पानी है। अब आप देखें इस वक्त हमारे इंस्टीट्यूट में इसी इकोथेरेपी के ही पर्सपेक्टिव में टिम्पेनोमेट्री डायग्नोस्टिक टेस्ट है। टिम्पेनोमेट्री कराई गई 22 बच्चों की। ये 22 बच्चे जो मेरे पास इस वक्त आए पिछले 3 महीनों में, वो और बहुत सारे सेंटर्स में जा रहे थे। इवन इसमें वो बच्चे भी हैं जो कराची, लाहौर, मुल्तान, सरगोदा ऐसे शहरों में भी जा रहे हैं, और मुल्क से बाहर से भी बच्चे आए। और जब उनकी टिम्पेनोमेट्री हुई तो पता चला इनका जो प्रेशर है वो डिस्टर्ब है और रेजिडुअल वाटर भी है, फ्लूइड है, जिसकी वजह से साइलेंट ओटाइटिस मीडिया डेवलप होता है, यानी कान का इन्फेक्शन डेवलप होता है जो वो अपेरेंट भी नहीं होता। और हम एक कॉमन सिम्टम बच्चों में देखते हैं कि वो अपने कानों पे बार बार हाथ मारते हैं, वो नोडिंग करते हैं ऐसे बार बार, फिजिकल स्टिमिंग का नाम देते हैं हम इसको, एंड देन बैगिंग करते हैं। और इस तरह की बैंगिंग जो है ना वो उन सब बच्चों में पाई जाती थी। अब इसकी रीजन की तरफ आप जाएं कि भाई इनके कानों में पानी कैसे पड़ रहा है, तो आपको पता चलेगा कि वो और सारे के सारे बच्चे कॉन्टिन्यूसली अपनी जो हंगर की नीड है उसको सिर्फ और सिर्फ बॉटल फीडिंग से पूरी कर रहे हैं। एंड देन इसमें जो हमारा जो सारा वो आउटकम, मैं उसकी तरफ आती हूँ, तो आउटकम ये होता है कि इमीडिएटली हम पेरेंट को ये बताते हैं कि यू आर नॉट सपोज टू गिव फीडिंग बॉटल टू योर चाइल्ड। बच्चा इज अबव 2 years, आपको कोई जरूरत नहीं, आप उसके दांतों को, उसके मुंह को पूरी तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करें, आप उसको खाना, हमने उसे खाना ऑफर करना है। और अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पेरेंटल नेग्लिजेंस है और पेरेंटल अवॉइडेंस है, बहुत सारी चीजों में एफर्ट की अवॉइडेंस है। हम अपनी आसानी के लिए बच्चे को फीडर दिए जाते हैं, और ऐसे भी बच्चे हमने इसमें देखे जो दिन में 9 से 10 सिर्फ फीडर पी रहे होते हैं। तो दिस इज लाइक इट्स नॉट अ सेंसरी इशू। अब इससे पहले तक जब ये टिम्पेनोमेट्री का, मैं भी इसे सेंसरी इशू समझती थी, डेफिनेटली मेरा इतना नॉलेज नहीं था, बट रिसेंटली ये रिसर्चर्स हमारे साथ ऐड ऑन हुए, और जब हमने इस चीज को पढ़ा और देखा तो इसका एम्पिरिकल टेस्ट, जब टिम्पेनोमेट्री आपको एम्पिरिकल टेस्ट के तौर पे सामने आ रहा है कि नहीं ये इस वजह से हो रहा है। एंड कैन यू बिलीव इट कि 22 बच्चों को जब टिम्पेनोमेट्री के बाद सपोर्टिव मेडिसिन के थ्रू उनका प्रेशर और फ्लूइड क्लियर होता है, वो सब बैलेंस हो जाता है, तो उनका वो सेंसरी इशू भी रिजॉल्व हो जाता है। और अब देखिए मेरे अपने स्कूल में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट इसके लिए बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस करा रहे हैं, डिफरेंट टेक्निक्स अपनी यूज कर रहे हैं, लेकिन हमें पता चला कि इट्स ऑल यूजलेस अनटिल अनलेस आप इसकी मेडिकल ऑटिज्म है। और ऑटिज्म ही आगे फर्दर हम इसको कहते रहें तो ये गलत चीज है। अप्रोच ये होनी चाहिए कि एक मल्टी डिसिप्लिन न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन होनी चाहिए, और ये चाइल्ड न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्टेशन होनी चाहिए, पेडिट्रिशियन से कंसल्टेशन होनी चाहिए। इस कंसल्टेशन का रिजल्ट ये निकलेगा कि सब लोग अपना एक व्यू देंगे और उन सब का जो पर्सपेक्टिव होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद हम अपना रोड मैप ज्यादा बेहतर तरीके से जो है वो लेकर चल सकते हैं। तो दिस इज द थिंग जो कि कॉमनली एक गलत तरीके से हो रही है इस वक्त। राइट। अच्छा, वो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि कुछ पहले हमारा जिक्र हुआ कि कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स भी होते हैं, तो पेरेंट्स किन नेचुरल इंडिकेटर्स पे फोकस कर सकते हैं अपने बच्चों से रिलेटेड जो कि उनको हेल्पफुल हो सकते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। देखिए जो एक बच्चा 2 साल का है वो बोलता नहीं है, और वालिदैन के लिए पहली इंडिकेशन, नेचुरल इंडिकेशन ये है कि वो 2 चीजें चेक कर लें। एक अपने बच्चे की एपिटाइट, भूख, और दूसरा उसकी नींद। अगर उसकी भूख और नींद नॉर्मल है, भूख और नींद नॉर्मल का मतलब ये है कि एक बच्चा
ग्रोइंग एज में 10 से 12 घंटे की नींद लेता है। अगर एक बच्चा 10 से 12 घंटे की नींद लेता है और इसके साथ साथ वो उसका खाना पीना बहुत अच्छा है, खाना पीना का मतलब ये है कि वो प्रॉपर मील्स ले, वो स्नैकिंग करता है डिफरेंट फूड्स पे, नई चीजों को चू करता है, नई चीजें सेंस करता है। अगर ये दो चीजें डिस्टर्ब नहीं है तो पेरेंट कोई और गलती कर रहा होगा। तो ये याद रखें कि एक तो आपका ग्रोइंग एज का बच्चा जो कि 8 माह का हो गया और 9 माह का हो गया, अब आप उसको क्या क्या वैरायटी ऑफ फूड दे रहे हैं और वो वैरायटी ऑफ फूड वो खा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन मैं पेरेंट्स को देखती हूँ कि वो स्मूदीज बना के अपने बच्चे को हर चीज ब्लेंड करके मोटा सा सुराख उस बोतल के ऊपर करके वो उसको फीडिंग बॉटल में ही डाल के दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसे वो नहीं खाएगा। अगर उसका होराइजन एक्सपैंड करेंगे, यू कैन नॉट किल इट। इसी तरह ऑल्फैक्शन और हंगर डायरेक्ट लिंक्ड है। आप अच्छी सी चीज बना रहे हैं, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, आपने सामने रखी, वो अट्रैक्ट होगा, लेकिन आपको उसके लिए ऑफर करना है। देन अगेन सेकंड हम क्या कर रहे हैं, अपने बच्चे के खाने के साथ इवन फीडिंग बॉटल में कोई चीज डाल के दे दी, या उसको कोई सिरिलैक और छोटी छोटी चीजें खिला रहे हैं। बहुत छोटे बेबीज, अभी 1 ईयर बच्चे की एज है या 1.5 ईयर एज है, और हमने उससे कनेक्ट कर दिया, कंडीशन कर दिया स्क्रीन के साथ। तो स्क्रीन के साथ इंडिकेशन ये है कि आपने कंडीशनिंग कर दी। बच्चा स्क्रीन देख रहा है, कॉन्टिन्यूस कोकोमेलन आप उसको दिखा रहे हैं और डिफरेंट ऐसी चीजें जो टीवी पे लगाई हुई हैं, और वो बच्चा कंडीशन कर लेता है मैं तभी खाऊंगा जब ये मुझे स्क्रीन दिखाएंगे। तो ये वो चीजें जो नेचुरली इंडिकेट करती हैं कि आपका बच्चा इंडिपेंडेंट खाएगा। और रात को सोने के लिए जब आप उसका राइट डिस्ट्रप्टिव साइकिल नहीं होना चाहिए, डार्कनेस के साथ लिंक्ड सर्कैडियन रिदम होना चाहिए। आपका डार्कनेस इंडिकेट करती है कि यस इट इज द टाइम फॉर द प्रॉपर स्लीप, क्योंकि मेलाटोनिन वो हार्मोन है जो आपके बच्चे में प्रोड्यूस होगा जब आप डार्कनेस इन्फ्यूज करेंगे। आपके इन्वायरमेंट में, हमारे घरों के इन्वायरमेंट में अब ऐसा हो रहा है कि लेट नाइट तक एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट रहता है जिसमें सब कुछ हलचल रहती है, लाइट्स ऑन रहती हैं, तो बच्चों में मेलाटोनिन ही प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा। तो राइट अमाउंट ऑफ मेलाटोनिन प्रोड्यूस करने के लिए आपको अपने घर के इन्वायरमेंट में डार्कनेस और वो चीजें लेकर आनी है जिससे बच्चे की नींद अच्छी हो। तो ये कॉमनली मैं देख रही हूँ कि नींद और खाना पीना, चाहे बच्चा कितना छोटा है, 1.25 साल का, 2 साल का, 3 का है, इससे ऊपर चले जाए, तो ये दोनों चीजें बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब होती हैं। राइट। अच्छा, अब हम अपने जो टॉपिक का पहला सेशन था जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो है इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिकल डायग्नोस्टिक्स। तो इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है और इस पे जोर देना जाया चाहिए? एक्चुअली देखिए, मुझे तो लगता है मेडिकल डायग्नोस्टिक्स वहां से शुरू हो जाते हैं जब एक मदर ने कंसीव किया है, और वो कंसीव करने के बाद अपनी सारी आप देखिए एक बच्चा वॉर्म में है ना, तो उसको मुझे लगता है ज्यादा केयर मिल रही होती है। बार बार उसका एचबी माँ का चेक किया जाता है, माँ का आयरन लेवल देखा जाता है, देखा जाता है कि उसको सही न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। एट द लाइक 5th मंथ में, सेकेंड ट्राइमेस्टर जब स्टार्ट होता है, तो एनॉमली स्कैन किया जाता है। एनॉमली स्कैन में डिटेलिंग देखी जाती है कि कितने ऑर्गन्स अपेरेंटली बच्चे के बन गए, ईच एंड एवरीथिंग कुड बी चेक्ड। तो ये जैसे वो इम्पोर्टेंट है, इसी तरह जब बच्चा एक पैदा हुआ तो उसको अगर आपने जरा सा भी देखना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उसकी कम्युनिकेशन के माइलस्टोन्स को चेक करना एज अ पेरेंट आपका काम है। आप देखें कि आपके बच्चे ने कब क्वीन की, कब बेबल किया, कब उसने सिलेबल बनाना शुरू किया, कब उसने फर्स्ट वर्ड अटर किया। यू शुड नो कि आपके बच्चे ने 12 माह के दरमियान, 12 से 15 माह के दरमियान, जब वो छोटा बेबी है, टोडलर है, तो इस एज में उसने पहला लफ्ज बोल देना है। और अगर उसने पहला लफ्ज नहीं बोला है, दैट मीन्स इट्स एन अलार्म। आप कोई एक्टिवली कोई चीज उसकी सराउंडिंग की देखें, चेंजेस देखें। मेरे इस एक्सपीरियंस में ये आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट जो हमें 18 मंथ से पहले पहले कंसल्ट करते हैं, हम उनकी मिस्टेक्स को पकड़ लेते हैं और उनकी पेरेंटल गाइडेंस से ही बच्चा ट्रैक पे आ जाता है। ये सब इस चीज से कनेक्टेड है। और अगर एक बच्चा डेफिशिएंट है और उसका डेफिशिएंसीज जो हैं वो एक्यूमुलेट होती जा रही हैं, तो ब्रेन को जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो तो मिल ही नहीं रहे। एंड देन बहुत इंटरेस्टिंग फिगर ये है कि हमारे पास जो बच्चे और कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स के साथ आ रहे हैं, उन सब बच्चों में
बहुत एक बड़ा फिगर है जिनका हमने थायराइड टेस्टिंग की तरफ हम गए। डॉक्टर शहबाज राजा की गाइडेंस थी कि जी आप थायराइड टेस्ट करवाएं बच्चों के। और ये वो सब बच्चे जिनकी रेस्टलेसनेस और हाइपर एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी। और रेस्टलेसनेस और हाइपर एक्टिविटी के लिए देखिए, हम एज ए स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हमें यही पढ़ाया जाता है कि जी आपने सिटिंग स्पैन डेवलप करना है, आपने सिटिंग लेनी है बच्चे की। हमारे क्लोज डेकोरम में, हमारे क्लिनिकल सेटिंग में तो बच्चा आपको सिटिंग दे देता है, लेकिन जब वो बाहर निकलता है अपने ओपन एंडेड एनवायरनमेंट में, तो वहां सिटिंग नहीं देता वो। अब वो उसके कंट्रोल में इसलिए नहीं है कि हमारे इस रिसर्च में सामने आया कि जी बच्चों का T3 लेवल, कुछ बच्चों का T3 लेवल बहुत इंक्रीज है, कुछ का T4 इंक्रीज है। अब अगर T3 इंक्रीज लेवल पे है और थायराइड लेवल डिस्टर्ब है बुरी तरह, तो बच्चे मोस्टली हाइपरथायराइडिज्म का शिकार है। और अगर कोई बच्चा हाइपरथायराइडिज्म का शिकार है, तो वो उसके लिए बैठना और चीज को समझना इम्पॉसिबल है। और इसी को फिर हम वो एक मेल डायग्नोसिस की तरफ लेके जा रहे हैं। तो आप खुद सोचें कि अगर एक प्रॉपरली आपका ब्लड काउंट चेक हो गया, आपका आयरन चेक हो गया, विटामिन डी चेक हो गया, दैट मीन्स थायराइड चेक हो गया, दैट मीन्स डेफिशिएंसीज नहीं है। और इसी तरह इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो सामने आ रही है, अगर बच्चे का सिटी स्कैन होता है, कंप्लीट सिटी स्कैन होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हुमायूं, आप अगर अपने एनवायरनमेंट में जितने लोग वालिदैन हैं उनसे पूछें, तो आपको अक्सर वालिदैन ये बताएंगे कि जब हमारा बच्चा छोटा था, लाइक अभी उसने स्पाइन मूवमेंट स्टार्ट की, रोल करना शुरू किया, तो जी वो बेड से गिर गया था। या बच्चे जब वॉक करना शुरू करते हैं तो कई लोग कहते हैं जी वो सीढ़ियों से गिर गया था। गिरना एक सच अ कॉमन थिंग के ग्रोइंग एज का 80% बच्चा कहीं ना कहीं गिरना सफर कर रहा होता है। और हमारे पास आने वाले बच्चे अक्सर कहते हैं हाँ ये गिरा था, इसको कोई चोट लगी थी, लेकिन इसको कुछ नहीं हुआ था, हमने डॉक्टर को दिखाया था, ही वाज ऑल फाइन। और हमने ये देखा कि ऐसे कई बच्चों का जब सिटी स्कैन सामने आया तो उसमें हेमरेज, स्लाइट हेमरेज मिला, स्लाइट एट्रोफी मिली। अब ये वो चीजें जो इंडिकेट करती हैं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, कहीं ना कहीं कोई डैमेज हुआ है किसी वक्त। और इसी तरह इनलार्ज एडिनॉइड समझ सामने आ रहे हैं बहुत सारे बच्चों के। अगर ये चीजें जो लार्ज एडिनॉइड्स हैं, हेमरेज है या एट्रोफी है थोड़ी सी भी, तो उसे ठीक कैसे करना और यहाँ रोकना कैसे है। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जिनमें ये चीजें जब नहीं रोकी जाती, तो अल्टीमेटली वो जो चीज डेवलप करते हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यही बच्चे मैंने अपने पास में देखा कि मुझे लोगों ने बताया कि अब उसको सीजर्स हो रहे हैं, इसको फिट्स पड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे को तो फिट्स के कोई चांसेस नहीं थे, लेकिन अगर आप इन सब चीजों को समझें कि मेडिकली बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब थी, जब बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब थी तो ब्रेन के न्यूरल पाथवेज, उसकी साइनेप्टिक फॉर्मेशन, उसकी केमिस्ट्री, दैट वाज डिस्टर्ब, तो देयर इज अ चांस कि कोई गलत चीज हो सके। तो दैट्स द रीजन कि ये मेडिकल डायग्नोस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हार्मोनल इम्बैलेंस का पहले भी जिक्र हुआ, तो हम ये जानना चाहेंगे कि पेरेंट्स बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन से घर पे कैसे इसको मॉनिटर या चेक कर सकते हैं, इसके बारे में अगर थोड़ा मजीद एलैबोरेट कर सकें आप। एग्जैक्टली मुझे हार्मोनल इम्बैलेंस का इंडिकेशन थोड़ा पहले भी कहना चाहिए था, लेकिन सॉरी मैं से भूल गई। अब ये देखें कि अगर एक बच्चा बहुत यूफोरिक कंडीशन में रहता है, एलिवेटेड मूड है उसका हर वक्त, दैट मीन्स उसका डोपामिन लेवल डिस्टर्ब होगा, एंड डोपामिन लेवल उसके बिहेवियर पे इम्पैक्ट कर रहा है। और आपको पता है कि नेचुरली देयर आर सर्टेन फूड्स जिनके खाने से, वाटर के इनटेक से और सर्टेन टेक्सचर्ड फूड लेने से आपका डोपामिन लेवल बेहतर हो सकता है। इसी तरह ऑक्सीटोसिन है, नींद डिस्टर्ब्ड है तो दैट मीन्स आपका मेलाटोनिन डिस्टर्ब्ड है, मेलाटोनिन इज डायरेक्टली करना है। अच्छा, अब में एक इंडिकेशन है पेरेंट के लिए कि हम कह रहे हैं कि एक बच्चे का मेलाटोनिन लेवल डिस्टर्ब्ड है, इसमें टेस्ट भी होते हैं, डिफरेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो आपके हार्मोनल बैलेंस को चेक कर सकते हैं बच्चों के, और पता चल सकता है कि अच्छा ये चीज डिस्टर्ब्ड है। तो अगर ऐसा है तो उसमें लाइक हम कहते हैं सिंपल सी रेमेडी है कि आप अपने घर में जो आपने पेस्ट किलर्स होते हैं, पेस्ट किलर जो हमने हैंग किया हुआ था अक्सर शॉप्स में और रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाएं या घरों में भी लोगों ने लगाए होते हैं, उसके अंदर ब्लू लाइट है। वो ब्लू लाइट बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप रात में अंधेरा होने के बाद आप वो पेस्ट किलर वाली जो एग्जैक्ट ब्लू लाइट है, उसी ब्लू लाइट, लाइट एंड डार्क कॉम्बिनेशन की वो लाइट होती है, अगर आप वो लाइट अपने रूम में लगाते हैं तो आपको अंदाजा होगा कि आपको लगेगा कि एक जो सेंस है ना कि नहीं इट्स टाइम टू स्लीप, बच्चे के लिए भी स्लीप का एनवायरनमेंट क्रिएट करना। और ये डार्क ब्लू लाइट इवन इंडिकेट करती है कि ज्यादा से ज्यादा मेलाटोनिन करना है। अब कई बच्चे बहुत लो होते हैं, वो बिल्कुल बैठे हुए हैं और वो उठ ही नहीं रहे और कोई फोकस नहीं कर रहे।
पेरेंट बुला रहा है, एंजॉय, बाकी बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, वो नहीं एंजॉय कर रहा, दैट मीन्स हो सकता है उसका ऑक्सीटोसिन लेवल जो है वो बहुत डिस्टर्ब हो, वो बहुत नीचे हो, बहुत कम हो, जो हार्मोन्स बहुत कम है। आप सनलाइट एक्सपोजर से हार्मोनल प्रोडक्शन को अच्छा कर सकते हैं। आप सनलाइट एक्सपोजर, आप ग्रीन स्काई, अंडर स्काई प्ले करना, बाहर निकलना, मूवमेंट करना और डिफरेंट तरह की फन रिलेटेड एक्टिविटीज करना, वो बच्चों के हार्मोन्स को बैलेंस करता है। फिर इसी तरह हम देख रहे हैं बच्चों में या तो डिफरेंट तरह के ना ईटिंग प्रॉब्लम्स भी हैं, कुछ बच्चे तो खा नहीं रहे, कुछ बहुत ज्यादा खा रहे हैं। और ये बहुत कॉमन एक बात है कि कुछ बच्चे बहुत ज्यादा खा रहे हैं। अच्छा, वो खा कैसे रहे हैं? उनकी चूइंग, तो खाना खा चू नहीं कर रहे, इनगल्फ कर रहे हैं, उसे स्वेलो कर लेंगे पूरा, उनकी चूइंग प्रॉपर डेवलप नहीं हो रही। और जो बच्चे इवन फीडिंग बॉटल पे हैं, तो वो बहुत सारी फीडिंग, एक बॉटल दूसरी बॉटल, तो वो ये होता है कि उनका लेप्टिन का लेवल जो होता है, लेप्टिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि सॉरी, उनका लेप्टिन का लेवल जो है वो इंक्रीज होता है। और यही हार्मोन्स है, भूख लगने का हार्मोन और भूख ना लगने के दो डिफरेंट हार्मोन्स। तो ये हमें देखना चाहिए कि हम किस तरीके से उस चीज को स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो दीज आर द नेचुरल इंडिकेटर्स, जिसे पेरेंट्स घर पे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके। अच्छा, एक चीज है कि अगर हम मेडिकल डायग्नोस्टिक्स को साइड पे रख दें और फोकस करते रहें कि ये थेरेपीज करा लें, वो थेरेपीज करा लें, तो क्या आप समझती हैं कि इस चीज को अगर हम इस तरह लेके चलें तो उससे बच्चों का जो प्रोग्रेस है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अगर हम मेडिकल डायग्नोस्टिक्स को बिल्कुल साइड पे रख दें और अगर वो करें तो बिल्कुल उससे ठीक क्या है। एडवांटेज हासिल होगा? आप क्या समझती हैं इस बारे देखिए, में? मैंने ये जो चीजें आपकी तरफ से बात की, मैं एक केस हिस्ट्री उठा लेती हूँ। लेट्स सपोज हम एक केस हिस्ट्री डिस्कस कर लेते हैं। एक बच्चा XYZ, जिसकी एज 3 इयर्स है, और उसको हम फ्रॉम पास्ट 6 मंथ्स थेरेपीज दे रहे थे, लेकिन उन थेरेपीज का कोई खास रिजल्ट नहीं था। उसी बच्चे के मेडिकल डायग्नोस्टिक्स की तरफ गए तो पता चला कि जी, इस बच्चे का थायराइड लेवल भी डिस्टर्ब है। इसकी टिम्पेनोमेट्री ये भी इंडिकेट करती है कि उसके कानों का प्रेशर और फ्लूइड डिस्टर्ब था, उसको साइलेंट ओटाइटिस मीडिया था। अब जिस बच्चे के कानों में एक इन्फेक्शन है, और वो इन्फेक्शन वो इंडिकेट भी नहीं करता और बताता भी नहीं है, लेकिन इसकी कॉमन एक इंडिकेशन ये है कि ऐसे बच्चों को बार बार बुखार होता है, वो बहुत जल्दी थ्रोट इन्फेक्शन का शिकार होते हैं। और पेरेंट को ये लग रहा होता है कि हम इसको कोई आइसक्रीम वगैरह दिला देते हैं या हम इसे ठंडी चीज दे देते हैं, इस वजह से इसको ये थ्रोट इन्फेक्शन हो रहे हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है। तो वो रीजन, वो आपका कल्परेट फीडर और पेसिफायर टाइप चीजें जो है वो ज्यादा बड़ा कल्परेट है। अच्छा, अक्सर पेरेंट कहते हैं आप क्यों कह रहे हैं कि फीडर से हमारे बच्चे को इन्फेक्शन हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि एक एडल्ट की यूस्टेशियन ट्यूब जो होती है उसकी पोजिशनिंग वर्टिकल होती है। हमारा कान और मुंह लिंक्ड है। जो बच्चे ग्रोइंग एज में, जब बच्चा इन्फेंट है और टोडलर एज पे जा रहा है, उस एज में, अर्ली चाइल्डहुड में, आपके बच्चे का जो एयोस्टेशियन ट्यूब है उसकी पोजीशनिंग वर्टिकल होती है। और बच्चे हर चीज लेट के पीते हैं। जब फीडिंग बॉटल ले रहे हैं, लेट के पी रहे हैं, लेट के पीने की वजह से वो कहीं ना कहीं पानी जो है वो रिस रिस के उसके मिडल ईयर में जा रहा है। तो ये वो कॉमन रीजन है। अब इसी चीज को अगर हम देखें कि हम ये सब मैंने ये केस हिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे हैं, अब इस केस हिस्ट्री में आप देखें कि ये दो चीजें उस बच्चे के साथ मौजूद थी। और इन दो चीजों के अलावा फर्दर ये था कि उसका थायराइड लेवल भी डिस्टर्ब था। अब जब ये सब चीजें हमें पता चल गई, डॉक्टर ने अपनी सपोर्टिव मेडिसिन स्टार्ट की, और सपोर्टिव मेडिसिन के बाद ये इन चीजों को नॉर्मलाइज किया गया, ठीक किया गया। यही बच्चा इकोथेरेपी में इनरोल हुआ, और करेंटली वो किसी किस्म का कोई सेंसरी इशू डिस्प्ले नहीं करता। उसने लैंग्वेज ज्यादा बेहतर तरीके से डिस्प्ले करना शुरू कर दिया है। ही इज इवन गोइंग टू अ मेन स्ट्रीम स्कूल एज वेल, जहाँ पे उसकी सिटिंग का जो बाकी लोग हैं, जो वहाँ के होम रूम टीचर्स हैं और स्कूल है, वो ये इंडिकेट करता है, पेरेंट को अप्रिशिएट करता है कि यस, देयर इज अ बिग इम्प्रूवमेंट, वी आर नोटिसिंग इट। जो रिश्तेदार दूर से आए हैं वो बताते हैं कि जी, अब मुझे बड़ा चेंज लगता है। और वो जो एक कॉमन बात माँ बाप कहते थे, पहले ये हाथों पे बहुत हाथ मारता था अपने कानों पे, हम इसको आवाज देते रहते थे, हमारी आवाज पे पलटता नहीं था। और वही पेरेंट आपको बताएगा कि जैसे ही हम कोकोमेलन लगाते थे तो ये पलट के फौरन आ जाता था। इसका ये मतलब है कि हम अगर एक क्लेम ये करते हैं कि मैं बिहेवियर मॉडिफाई करूंगी, इसका भी, इसकी बिहेवियर मॉडिफिकेशन हो रही है, तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल जब तक आप सेंट्रल लेवल ऑफ ब्रेन को और इससे कनेक्टेड जो ऑर्गन्स हैं उनकी सारी वर्किंग को, एनाटॉमी को, उसकी फिजियोलॉजी को ना देख लें। अगर हम इसको इग्नोर कर देंगे तो आई थिंक हम बच्चे का टाइम भी वेस्ट करेंगे, उसका न्यूरोप्लास्टिसिटी का टाइम निकल रहा है, और पेरेंट अपना वक्त और पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हैं उन पे। राइट। अच्छा,
काफ़ी चीज़ें डिटेल में डिस्कस होगी। मैं एक चीज़ एट द एंड ऑफ द सेशन थोड़ा सा समराइज करके पूछना चाहूँगा कि आप पेरेंट को कैसे एक समराइज फॉर्म में गाइडेंस दें, सो दैट कि वो किस तरह किन स्टेप्स में चलें और किस प्रोसेस को फॉलो करें अपने बच्चों के लिए, Exactly. ताकि वो उनके देखिए, लिए हेल्पफुल हो। हमारी जो ऑडियंस होगी, आई होप उसमें वो लोग भी होंगे जो न्यू मदर्स होंगे या एक्सपेक्टेड मदर्स हो सकती हैं, और वो मदर्स जिनके बच्चे ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं लैंग्वेज को ग्रास्प करते हुए। तो हमें एक चीज, जो मदर्स इस वक्त कंसेप्शन के फेज में है, उन्हें ये देखना चाहिए कि वो अपनी इंटरनल हेल्थ को बेहतर तरीके से देख सके। देखिए, एक चीज बहुत कॉमन हो गया कि हमारा खाना पीना, होल एनवायरनमेंट इज लाइक पोल्यूटेड है। हम जो खा रहे हैं, इट्स नॉट नेचुरल, हम नेचुरल से दूर हो गए। बट जो कंसीव की भी मदर्स हैं, उनको नेचुरल फूड की तरफ आना चाहिए। आप नेचुरल चीजों को लेकर चलें, और कैफीन का इस्तेमाल ना करें, कोका रिलेटेड चीजों का इस्तेमाल ना करें, बेकरी आइटम्स को कम से कम रख कर दें। ये विद इन वॉर्म ये चीजें आपके बच्चे को इफेक्ट करना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उसकी भी ब्रेन डेवलपमेंट हो रही है ना। आप जितना एक चीज डेवलप करें, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो उसकी ब्रेन है। तो ये सब चीजें डायरेक्टली इंपैक्ट करेंगी। फिर जब आपका बच्चा पैदा हो गया, आपने बच्चे को फीडिंग कराना शुरू की, एंड ये देखें कि अब जैसे हम एक मोबाइल खरीदते हैं तो हाउ टू यूज का मैनुअल हम उसे पढ़ते हैं और उसको फॉलो करते हैं। अब आपके पास बच्चे के रिफ्लेक्सेस और उसके माइलस्टोन डेवलपमेंट के पूरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पहले से पढ़ के रखें कि मेरे बच्चे का ये चीज इस मोमेंट पे डेवलप होनी है। हम जब कहते हैं कि एक बच्चा जो है उसकी नेक होल्डिंग इस एज में होनी चाहिए, तो जाहिर है वो नेक होल्डिंग का इंपॉर्टेंट टाइम है। इसी तरह कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। तो कम्युनिकेशन के लिए आपको बकायदा चार्ट्स मिलेंगे कि इस एज पे उसने क्वीन कीज पे बैबल किया, वो रिफ्लेक्सेस देखना शुरू करें। देन अपने बच्चे का स्लीप साइकिल शुरू से मॉनिटर करें, और स्लीप साइकिल मॉनिटर करते हुए इस चीज का खास ख्याल रखें कि आपका एनवायरनमेंट वो सारा बच्चे के लिए इतना कूजी और इतना अच्छा होना चाहिए कि जहां मैं कह रही हूँ कि उसके हार्मोन्स डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, उसके मेलाटोनिन प्रोडक्शन शुरू से अच्छी होनी चाहिए। हमारे एनवायरनमेंट में नया बेबी पैदा हुआ और बहुत सारा शोर क्रिएट कर दिया जाता है। आप उस एनवायरनमेंट को शुरू से इतना पीसफुल रखें कि उसकी स्लीप आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो, और जिस दिन आपको लगे कि मेरे बच्चे की नींद डिस्टर्ब है, तो उसकी रेमेडीज की तरफ जाएं और कंसल्ट करें, इवन उसके पेडिट्रिशियन से डिस्कस करें कि आपके बच्चे की नींद डिस्टर्ब्ड है, क्योंकि इट्स द फॉर्मेशन और उसके न्यूरल पाथवे से, यानी कि उसके ब्रेन के डेवलपमेंट से। फर्दर आगे चले, अगर आप देख रहे हैं कि बच्चा अभी 1.5 से 2.25 साल का हो गया, उसने अपना फर्स्ट वर्ड नहीं बोला, तो देखें कि उसकी एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा स्क्रीन और आर्टिफिशियल किस्म की पैम्परिंग तो नहीं है। हम देख रहे हैं ओवर पैम्पर्ड एनवायरनमेंट जो है बच्चे को प्रोवाइड किया जा रहा है। ज्यादा डोज में जो प्यार है वो भी काम खराब कर देगा। बच्चे को उसकी नीड एक्सप्रेस नहीं करने दी जा रही। अभी वो भूखा है या प्यासा है, वो तो नौबत ही नहीं आती कि वो एक्सप्रेस कर पाए, और उसको पहले ही फीडर पकड़ा के उसके मुंह में डाल दिया। ना उसने थर्स्ट फीड की, ना उसने हंगर फीड की। अब उसने कहाँ से फिर बोलना और एक्सप्रेस करना। प्राइमरी नीड्स कहीं ना कहीं जागेंगी, इंस्टिंक्ट्स उठेंगे तो कोई हम आवाज निकालेंगे, हम उस आवाज को कोई मीनिंग देंगे, एंड देन कोई वर्ड जो है वो बनना शुरू होगा। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि प्लीज अपने बच्चों को एक्स्ट्रा स्क्रीनिंग पे मत लगाएं। हमारा एक बहुत बड़ा जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ये लग रही है कि शायद हम ये जो स्क्रीन्स लगा के देख रहे हैं, इससे वो अल्फाबेट्स, नंबर्स और ये चीजें इतनी जल्दी ग्रास्प कर लेगा और वो बहुत अच्छा फास्ट लर्नर होगा। देखिए, आपके बच्चे ने 2 साल और 3 साल के दरमियान में फंक्शनल वोकैबुलरी को ग्रास्प करना है, अपने नीड्स को एक्सप्रेस करना है, अपनी फ्रेंडशिप सोशलाइजेशन बनानी है, अपना बिहेवियर नॉर्मल करना है, अपना ऐसा बिहेवियर डिस्प्ले करना है कि वेयर एवर ही वुड गो वो डिजायर्ड फील करे, वो उसको लोग अपने पास बुलाएं। क्योंकि एक बच्चा जितना बोलेगा, जितना एक्सप्रेस करेगा, जितना काम होगा, जितना पीसफुल होगा, वो डिजायरेबल होगा। जितना एक अनोइंग टॉडलर होगा, अनोइंग बेबी होगा, वो रो रहा होगा, वो डिस्टर्ब हो रहा होगा, वो एनवायरनमेंट उसे मार्जिनलाइज करती जाती है। इसी तरह ग्रोइंग एज का बच्चा जब इसी उस स्टेज पे होता है, तो वो ना पीयर ग्रुप रिलेशनशिप बना पाता है और बाकी चीजें करता है। तो हमें पेरेंट को कहना ये चाहते हैं कि आपने जो मल्टी डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव्स जो अभी पीछे हमने सारे बताए, उन सबको देखें कि वो सब लोग इंपॉर्टेंट है। एंड देन आपका एक बच्चे का नॉर्मल तरीके से खाना और पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। फीडर बिल्कुल भी उस पे नहीं होना चाहिए कि एक फीडर है और वो बच्चा उसको लेकर सारी अपने न्यूट्रिएंट्स पूरे कर रहा है, वो भी पॉसिबल नहीं है, वो आप नहीं लेकर चल सकते। तो अगर इन सब चीजों को कॉमनली देख लिया जाए, तो आई थिंक जो कम्युनिकेशन डिसऑर्डर इस वक्त एक बहुत बड़ा अलमिया बना हुआ है, और एक पूरी जनरेशन
मेंटल डिसऑर्डर्स की तरफ जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अगर एक बच्चा कम्युनिकेट नहीं करेगा तो हमारा जो सोसाइटी है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, उसके लिए उसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। क्योंकि कई पेरेंट्स इस चीज को तब रियलाइज करते हैं जब वो अपने बच्चे को स्कूल इनरोल कराने चाहते हैं, और जब वो इनरोल कराने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हमारा बच्चा तो कुछ बोल के बता ही नहीं पा रहा, तो उन्हें फिर वो चीज फील होती है कि देयर इज समथिंग मिसिंग। मिसिंग उस वक्त देखना है जब आपका बच्चा इन्फेंसी से टोडलर की एज में इंटर हो रहा है। वहीं पे आप जब एक्सपर्ट्स ओपिनियन लेना शुरू करेंगे और कंसल्ट करना शुरू करेंगे, तो 90% चांसेस हैं कि आपका बच्चा दोबारा से एक उस स्ट्रीम में आ जाएगा जहां हम कहेंगे एक हेल्दी ग्रोइंग माइंड जो है वो डेवलप हो रहा है। राइट। सो वी आर एट द एंड ऑफ आवर इंटरव्यू, और बहुत ही ये इंफॉर्मेशनल और ये सेशन था, और बहुत सी चीज़ें, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें जो थी वो मेरे लिए भी नहीं थी, और आई होप के लोगों के लिए भी ये ज़रूर हेल्पफुल साबित होगी ये वीडियो और ये सेशन, और उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो आई वुड लाइक टू थैंक वंस अगेन मिस फाइजा इनाम कि आपने टाइम निकाला और ये फ्रूटफुल सेशन जो था वो हमें कंडक्ट करने में हमारा साथ दिया। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। यू वेलकम और जी, इसी के थैंक यू। साथ हम आप सबसे भी इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।